ओके, वेरी गुड। सो वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। uh, और जैसा कि आज हम लोग देख पा रहे हैं, आज हमारे बीच डॉक्टर सागर प्रीत हुडा जुड़े हैं और बहुत ही दूर से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये अरुणाचल प्रदेश में अभी गवर्नर के साथ काम कर रहे हैं और आईपीएस हैं, यूटी कैडर के। इसके पहले दिल्ली में पोस्टेड थे और मेरा सौभाग्य रहा है कि सर के साथ हम एक साथ पढ़ाई भी किए। जेएनयू में हमारे सीनियर हुआ करते थे और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब मैं कोर्स करने के लिए गया था तो हम लोग दोनों क्लासमेट थे, एक साथ हम लोग पढ़े थे। और हमारे हमारे लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड जो होता है, सबके जीवन में कोई ना कोई होता है, तो हमारे लिए ये उस तरीके से है। तो सर का बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में सर जुड़ रहे हैं। सर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दिल्ली में रहते हुए और दिल्ली के अलावा भी आपको बताएंगे। वो रितिका के ऊपर हम छोड़ते हैं और रितिका हमारे साथ हैं जो मॉडरेट करेंगी आज की सेशन। वो किरोरीमल कॉलेज में थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं। तो नाउ आई हैंड इट ओवर टू रितिका, एंड रितिका प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। Yes, sir. So I'd like to start off by thanking Dr. Sagar Preet Huda to join us today. For everyone's information, he is the commissioner to the governor of Arunachal Pradesh at the moment. Uh, we are very honored to have you, sir, and I'd like to thank everybody for joining. So, sir, before to start off with, could you please share a little bit about your career and how your education started, and about a little bit about your journey? नमस्कार संजय जी, नमस्कार रितिका। सबसे पहले मैं रितिका को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और संजय जी के नेतृत्व में जो एड जस्टिस का ये प्रोग्राम है, ये सही मायने में हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए जो सही मार्गदर्शन का एक माध्यम बना है, उसके लिए संजय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। वैसे तो संजय जी बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरे अपने जीवन में करते रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से जुड़कर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। इसमें जहाँ पर ये एक तरफ दूर दराज के गांव के बच्चों को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो भारत सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए सिविल सर्वेंट्स हैं, उन दोनों को आपस में मिला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है, बहुत ही अच्छा जुड़ाव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रितिका का मैं धन्यवाद करूंगा कि मैंने रितिका के जो इन्होंने मॉडरेट किए हैं सेशन, एक दो सेशंस पे थोड़ी सी झलक मारी थी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सहज भाव में बड़े मुश्किल सवाल पूछती हैं और जो ऑफिसर हैं सामने जो जवाब देने वाले हैं उनको भी बहुत ही कंफर्टेबल रखती हैं। तो थैंक यू रितिका, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने दो चीज़ें जानने के बारे में, बताने के बारे में मुझसे कहा है कि मेरी शिक्षा की जर्नी कैसी रही और सिविल सर्विसेज में मेरी जर्नी कैसी रही। तो मैं सबसे पहले अपनी शिक्षा की जर्नी से आरंभ करूंगा। मेरा जन्म एक हरियाणा के छोटे से गांव में हुआ और एक किसान परिवार में हुआ। और उस गांव में एक पाठशाला होती थी जो 5वीं क्लास तक होती थी। उसी पाठशाला में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं एक बगल में 8वीं तक का स्कूल था बगल के गांव में, वहाँ से मैंने 8th क्लास पास किया। उसके बाद मैंने 10th एक छोटा सा कस्बा था हरियाणा में, वहाँ पे मैंने 10th किया। उसके बाद 12th की पढ़ाई मैंने रोहतक से की, वो भी एक छोटा सा शहर है हरियाणा में। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, पीएचडी किया
और जेएनयू में कुछ दिन मैंने फैकल्टी के तौर पर काम किया और उसके बाद 1997 में थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के बाद आज 23 साल हो गए हैं और बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत सुखदायी जर्नी रही है, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं भारत सरकार में, दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए। और मुझे जहाँ भी मेरी तैनाती हुई है मुझे अच्छे काम करने का मौका मिला है और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपनी जर्नी में, अब तक की जर्नी में, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही अवसर मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। तो सर आपने मेंशन किया कि आपने थोड़े टाइम जेएनयू में आप फैकल्टी के तौर पे रहे। तो सर व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि आपने फैकल्टी और एकेडेमिया छोड़ के आपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने का सोचा? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उन दिनों मिड 90s में जब हम तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की, और साइमल्टेनियसली मैं पीएचडी की डिग्री भी कर रहा था, और पीएचडी की डिग्री के करने के उपरांत मुझे जॉब लगी थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था या मैं लाइफ में कुछ करना चाहता था, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सिविल सर्विसेज ही थी। जो एकेडमिक्स था मेरे को वो बहुत इंटरेस्ट करता था, लेकिन वो मेरी सेकंड चॉइस थी। तो इसलिए क्योंकि मैं दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहा था, दोनों मुझे करना अच्छा लगता था, पढ़ाई करना भी अच्छा लगता था, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा सिविल सर्विसेज था। लेकिन पढ़ाई का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा, तो दोनों जो विधाएं हैं या दोनों जो रास्ते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी सिविल सर्विसेज में 23 साल की जो जर्नी है वो उसमें भी बहुत कुछ आगे पढ़ने का भी मौका मिला, और संजय जी के साथ हम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी गए जहाँ पे हमने और पढ़ाई की। और मैं ये मानता हूँ कि जो एकेडमिक्स है किसी भी ऑफिसर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है ऑफिसर का तो नए नए आइडियाज़ उसको मिलते रहते हैं, और वो उन आइडियाज़ को अपने प्रशासन में या जहाँ भी उनकी तैनाती है उसको वो यूज कर सकते हैं, और जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो प्रशासन का अनुभव है, उस अनुभव को भी वो एकेडमिक्स में लेकर जा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि लर्निंग किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, और इससे प्रशासन को भी बहुत फ़ायदा होता है। राइट सर। तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि लर्निंग और एकेडमिक्स किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर आपके जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो बहुत डाइवर्स है। आपने अपना मास्टर्स कई जगहों से करा है और बहुत अलग-अलग फील्ड्स में अपना मास्टर्स करा है। तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं? मैंने सबसे पहले जो मास्टर्स किया था वो सोशियोलॉजी में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन पुलिस मैनेजमेंट किया था जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने ये डिग्री की थी। उसके बाद मैं जब सर्विस में आ गया था तो हमारे देश में जिस तरह से आपको मालूम है कि कई बार पुलिस फोर्सेस को जब देश में कोई आपदा आती है या कोई डिजास्टर आता है तो काम करना पड़ता है। तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एमएससी किया था, और मुझे लगता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई थी या फिर पुलिस मैनेजमेंट की पढ़ाई थी या जो सोशियोलॉजी की पढ़ाई थी, ये सारी चीज़ें देखें तो मुझे पुलिस में बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। मुझे एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने में सहयोगी साबित होती है। जी सर। तो सर जैसा कि आपका बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स है और आपने कई-कई चीज़ें, कई-कई सब्जेक्ट्स टच करे हैं। तो सर आपके करियर और आपके एकेडमिक जर्नी में क्या मेजर चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे? जो मेरी पढ़ाई है या मैं ये कहूँगा कि एकेडमिक लाइफ है, उसमें मुझे कोई किसी भी तरह का चैलेंज जिसको मैं चैलेंज कहूँ, मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं रहा।
मैं बहुत ही एक छोटे से स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, तो वहाँ पर बच्चे कम होते थे और हर जो टीचर था वो हर बच्चे को जानता था। वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करते थे तो बहुत एप्रिसिएशन मिलती थी। तो छोटे स्कूल में छोटी जगह पर पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं भी हों और अबव एवरेज भी स्टूडेंट हैं, तो आपकी टैलेंट को रिकग्नाइज किया जाता है, आपको एप्रिसिएशन मिलती है। इसी तरह से हाई स्कूल या मिडिल स्कूल जो छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो टीचर्स का एप्रिसिएशन है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। तो मेरी जर्नी में मुझे एकेडमिक जर्नी में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है और मेरी परफॉर्मेंस बढ़ती चली गई। हालांकि कई बार इस तरह की सिचुएशंस भी आई जहां पर जो मेरे कंट्रोल से बाहर थी या मुझे उन चीज़ों का आभास ही नहीं था। जैसे कि मेरे को एक बार आई वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। कोई सिचुएशन इस तरह की थी कि ग्रामीण परिवेश में हम किसान परिवार में काम करते थे और ऑल ऑफ ए सडन सेकंड क्लास में जाते ही मुझे किसी वजह से ड्रॉप आउट होना पड़ा लगभग 1 साल के लिए। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में वापस आया तो टीचर्स ने बहुत प्यार किया, अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया एंड आई पिक्ड अप इन एकेडमिक्स। इसी तरह से एक बार कॉलेज के लेवल में भी इसी तरह का मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा रेगुलर मोड से, और मैं डिस्टेंस मोड में मैंने अंडर ग्रेजुएशन की। लेकिन मुझे कभी चैलेंज वाली फीलिंग नहीं आई। आई वॉज ऑलवेज अपबीट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो मेरी परफॉर्मेंस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमेशा अच्छी रही और वो अच्छी होती चली गई। ओके सर। तो सर आपके प्रेपरेशन टाइम की बात करते हैं। आपका एग्ज़ाम और आपके इंटरव्यू के प्रेपरेशन के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लो इनकम और बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को कोई भी किसी भी कम्युनिटी, क्लास, कॉलेज या किसी भी प्रदेश या किसी भी तरह की बैकग्राउंड के लोग हैं वो कर सकते हैं। उसमें कोई यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिस पर हमें नाज है और हमें हमारा बहुत गहरा विश्वास है कि बहुत ही फेयर, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है, किसी तरह का बायस नहीं होता, और जो इंस्टीट्यूशंस है, प्रोसेसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसमें कई बार कुछ लोगों को ये लगता होगा कि वो बैकवर्ड रीजन से आते हैं या एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी या उनको बहुत अच्छे से जज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में प्रोसेस होता है। और किसी भी आजकल तो आप देखेंगे कि इस बार का जो टॉपर है सिविल सर्विसेज 2019 का, वो एक ग्रामीण परिवेश से आता है। और पिछले 30 सालों में मैं ये कहूँगा कि इस सर्विस में ग्रामीण प्रवेश के बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और उनकी जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है। तो एक तो हमें ओपन और इस फेथ के साथ चलना है कि अगर हम मेहनत करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बनाएंगे तो इस एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो युवा आज के दिन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा और उनको ये मैं होमवर्क देना चाहूँगा कि वो अपना इस विचार को गहराई से इस पर चिंतन करें कि वो सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। वो क्या सिर्फ इसलिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं कि इसमें बहुत अथॉरिटी है या इसमें बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है या इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, या इसलिए कि जी मेरे दूसरे क्लासमेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या मेरे जो दूसरे जानने वाले हैं वो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम में आओ।
तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरों के कहने से या दूसरों को देखकर इस एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान नहीं है। अगर वो सिर्फ अथॉरिटी और पैसे के लिए आना चाहते हैं या प्रेस्टीज के लिए आना चाहते हैं, तो उनको भी मैं एडवाइस करूँगा कि वो इस पर रिफ्लेक्ट करें। ये एग्ज़ाम इन चीज़ों से, ये जो कैरियर है इन चीज़ों से बहुत अलग है, बहुत ऊपर है। और इस एग्ज़ाम में अगर आपकी कमिटमेंट है कि हमें अपने देश, इस बहुत खूबसूरत देश को, जो बहुत ही विविध देश है, जो बहुत विशाल देश है और इसमें जो अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, अगर नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट में मेरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े, उस कमिटमेंट के साथ अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर किसी को पावर की हंगर है, पैसे की भूख है या कोई दूसरी तरह का उसको ग्लैमर इसमें नज़र आता है, तो उनके लिए ना ये एग्ज़ाम ठीक है, ना ये कैरियर ठीक है। तो ये समझना कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद का कैरियर क्या है और उसमें उस कैरियर में मेरी कितनी कमिटमेंट है, ये हमें खुद रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। हमें खुद सोचना होगा कि क्या वास्तव में मैं ये एग्ज़ाम इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी कमिटमेंट है, या मैं किसी और मोटिव की वजह से एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ। अगर हाँ, आप सही मायने में देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर सेकंड स्टेज आती है कि ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के क्या टेक्निक्स हैं, क्या टूल्स हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने, आपने जो 2 या 3 इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड किए हैं, इसमें मुग्धा सिन्हा मैडम का है और सलमा का था, 2 मैं कुछ देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से इतने पहलू इन इंटरव्यू में कवर किए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम को समझने के लिए उनसे बेटर मटेरियल की ज़रूरत है। और आपने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात की हैं, एग्ज़ाम के प्रोसेस को लेकर बात की है और उन्होंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको, बच्चों को बताई हैं कि इस एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर को समझो, इसके सिलेबस को समझो, इसकी स्ट्रेटजी बनाओ, इसकी जो टूल्स हैं वो देखो, क्या हमारी क्या स्किल होनी चाहिए जिससे कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ, 2 इंटरव्यू मैंने आपके देखे, कि अगर काश कि हमारे टाइम पर भी इस तरह की मेंटरिंग या इस तरह की गाइडेंस हमें मिलती तो हमारी परफॉर्मेंस और भी बेटर होती और हमें कम टाइम में उस तरह की अचीवमेंट हम कर पाते। तो मैं सभी जो प्रत्याशी हैं या यहाँ पर जो आज भाग ले रहे हैं, उन स्टूडेंट से मैं ये आग्रह करूँगा कि जो आपने इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड किए हैं, उनको एक बार देखें। एक बार नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनको आप बार बार सुनें। आपकी जो गाइडेंस का जो एक भाग है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो 99% तक इन इंटरव्यूज़ में आपको मिल जाएगा। जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैं सोचता हूँ कि इस एग्ज़ाम की तकनीक क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वैसे तो कुछ लोग बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं जो पहली अटेम्प्ट में और 1 साल में ही और या 3-4 महीने में 3-4 किताबें या 30 40 किताबें पढ़ के आईएएस टॉप कर जाते हैं। मैं लेकिन उस कैटेगरी की बात नहीं करूँगा। मैं जो मेजॉरिटी में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और जो सिविल सर्विस सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हैं, मैं उन लोगों की बात करूँगा और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक बार जब हम कमिट कर चुके हैं कि हम इस करियर में जाएंगे, तो इस एग्ज़ाम को समझना। ये अपेरेंटली बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, सिलेबस कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, जो इसकी विड्थ है, जो इसका स्प्रेड है, सिलेबस का है या सब्जेक्ट मैटर्स का है, वो काफ़ी है। तो हमें ये अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है कि मेरी जो रीडिंग है
वो वास्ट रीडिंग भी होनी चाहिए, वो इन डेप्थ रीडिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ इन डेप्थ रीडिंग कुछ किताबों की करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और सिर्फ आप बिल्कुल पूरी वास्ट रीडिंग ही करते रहें सुपरफिशियल लेवल पर, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आपकी रीडिंग और आपकी जो डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको मेंस के एग्ज़ाम के साथ साथ यूपीएससी का जो इंटरव्यू होगा उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जो सब्सिक्वेंट करियर है उसमें जो डिफरेंट काइंड की असाइनमेंट्स मिलेंगी उसमें भी आपको काम देगा। तो ये एक तो रीडिंग का कैनवस स्कोप जो है वो आप थोड़ा सा वास्ट रखेंगे। दूसरा, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी टेक्निक समझें कि पेपर की लेंथ क्या है, कितने वर्ड्स हमने लिखने हैं, टाइम क्या है, टाइम मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग की स्पीड बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, और जो राइटिंग की जो लिजिबिलिटी है, या उसको समझें कि वो आपकी हैंड राइटिंग आपने स्पीड तो बढ़ा ली लेकिन वो देखने में डेसिफर करने में आपको भी दिक्कत होती है, तो उससे फिर एग्जामिनर को नेचुरली दिक्कत होगी। तो आप लिखें भी स्पीड से और आप लिखें भी क्लियरली, ताकि सामने वाले उसको अच्छे से देख सकें। एक तो ये सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। जैसे कि हमारे टाइम पर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था उसमें सबसे पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का पेपर नंबर 1 होता था। वो पेपर उस टाइम पर बहुत ही लेंदी होता था, और उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया था। मैं ये समझता हूँ कि यूपीएससी की स्ट्रेटजी थी वो ये चेक करने की कि हम टाइम को मैनेज करना जानते हैं, क्या हम इतना जितने वर्ड्स की हमने डिमांड की है, जैसे कई जगह वर्ड लिमिट लिखी होती है, तो क्या हम उस वर्ड लिमिट को ऑनर करते हैं। अगर वर्ड लिमिट को ऑनर नहीं करते तो हमारा काफ़ी पेपर छूट जाता था। जैसे कि जो फर्स्ट पेपर था वो लॉन्ग आंसर पेपर क्वेश्चन था, तो लॉन्ग आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इतना हम अच्छे से करना चाहते थे कि हमारा टाइम एक्सीड कर जाता था, और जब हम देखते थे कि हमारा तो बहुत ज़्यादा पेपर छूट गया। तो मेरा ये मानना है कि रफली 30 to 40% स्टूडेंट उस फर्स्ट एग्ज़ाम में ही कंपटीशन से बाहर हो जाते थे। तो मैं ये आपको इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ, ये जो एस्पेक्ट है, कि हम ये देखें कि इस एग्ज़ाम में कितनी लेंथ है क्वेश्चन आंसर्स की, कितनी हमसे एक्सपेक्टेड है, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी स्पीड कितनी है, और मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो हमारी टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें आपको लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2 साल में भी प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, और ये 8 साल भी चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट। तो उसके लिए आपको क्लियर अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। यू शुड नो वेदर यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम और नॉट। क्या सही मायने में आप उस ब्रैकेट में हैं, उस जोन में हैं जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। इसमें ये असेसमेंट, ऑनेस्ट असेसमेंट आपको ही करनी पड़ेगी। आपको बार बार रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं, या जो जिस तरह की मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, या जो हार्ड वर्क में आज कर रहा हूँ, या जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, क्या मैं वास्तव में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, या सिर्फ दूसरों को देख के मैं इस एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ। तो आपको कंटिन्यूसली लर्निंग के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्ट भी करना पड़ेगा कि आपकी जो तैयारी है, या जो आपकी तैयारी का तरीका है, या आपने जितनी अभी तक सिलेबस कवर किया है, उस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्या इसको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या मुझे रीडिंग स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या मुझे पेपर जो अपनी राइटिंग है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये आपको फ्रीक्वेंटली सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करनी होगी, ताकि आप दूसरों से पीछे ना रह जाएं।
तीसरा पहलू है जो काफ़ी लोग कहते हैं, औरों से भी आपने सुना होगा, कि इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कंपटीशन की फीलिंग रहती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये हमारे टाइम पे भी कॉम्पिटिटिव था, हमसे पहले भी कॉम्पिटिटिव है, ये आज भी कॉम्पिटिटिव है, आने वाले टाइम में भी कॉम्पिटिटिव रहेगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में हमें कॉम्पीट करने के साथ साथ कोलैबोरेट करना भी आना चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं, जिसमें 4 या 5 मेंबर्स हैं, वो दे कैन डिवाइड कि आप ये पोर्शन कर लीजिए, डेप्थ में अच्छे से कर लीजिए और फिर हमें बताइए, और आप उसी पोर्शन को करें और फिर आप उनको बताएं। तो जो कोलैबोरेशन है और शेयरिंग है, शेयरिंग से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। आप शेयर करेंगे, आपका अपना थॉट प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व रहेगा और आपकी जो क्लैरिटी है वो भी बेटर होगी, वो भी इम्प्रूव करेगी। तो अगर आप दूसरे को सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उससे आप भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ रही है, एंड आई एम श्योर कि दूसरों को भी उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। कंपटीशन जो है वो 4-5 लोगों के बीच नहीं है, कंपटीशन तो लाखों लोगों के बीच है। लेकिन अगर आप सभी सीरियस हैं, सभी सही मायने में इस एग्ज़ाम को एक अच्छे मीनिंग के साथ देना चाहते हैं, और आपका लाइफ में कोई मीनिंग, आप अपनी लाइफ में भी कोई मीनिंग रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोलैबोरेशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको हमेशा अपने को एसेस करना है, डेप्थ और विड्थ दोनों, पूरा जो रीडिंग है उसका स्प्रेड अच्छा होना है, और कोलैबोरेशन करना है। आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। तो ये हार्ड कोर चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से कंपटीशन में आगे लेके जाती हैं। और जब आपको लगेगा कि आपको, कई बार लगेगा इस एग्ज़ाम में कि आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन एक वीक के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, सबको मेरे से ज़्यादा आता है और मेरे को ही कुछ नहीं आता। तो ये जो इस तरह से साइकोलॉजिकल जो साइक्लिक एक प्रोसेस है वो हमें महसूस होता है इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान। तो मैं ये कहूँगा कि ये फीलिंग कि मुझे सब कुछ आता है वो भी रियल नहीं होती, वो भी सही नहीं है। और ये फीलिंग कि मुझे कुछ नहीं आता और दूसरों को बहुत ज़्यादा आता है और मेरा ये एग्ज़ाम नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग भी सही नहीं है। और एक स्टेज, मैं ये मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान एक ऐसी स्टेज आती है कि आपको फील होने लग जाता है कि आपको आप सही मायने में इस एग्ज़ाम की समझ है और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस, एक हार्ड वर्क की प्रक्रिया के दौरान ही आता है। और जब आप कंपैरेटिवली अपने आंसर्स को देखते हो, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जो अपने आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा उनको 1 महीने बाद दोबारा विजिट कीजिए। जब आप उनको दोबारा से अपनी ही लिखी चीज़ को आप देखते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आएगा। आपको लगेगा कि ये तो मैंने गलत लिखा था, या ये मैंने बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा था, या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। उसका मायने ये है कि उस 1 महीने के दौरान आप ग्रो किए हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने आंसर्स को अपने फ्रेंड से चेक करा सकते हो, अपने टीचर से चेक करा सकते हो। आज के दिन मटेरियल की कमी नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, हम कोचिंग नहीं ले सकते हैं, हम बड़े शहर में नहीं रह सकते हैं और हमारे पास संसाधन की कमी है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। संसाधन कभी कोई इस एग्ज़ाम के रास्ते में नहीं आते हैं, और आज के दिन तो इतना ज़्यादा रिसोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, और जिस तरह के प्रोग्राम संजय जी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये प्रोग्राम से आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर जो लोग यहाँ आते हैं उनकी बात को सुनो और उसको उस पर रिफ्लेक्ट करो।
और फिर ये देखो कि मेरे लिए क्या स्ट्रेटजी काम करेगी, क्या मैं वास्तव में इस एग्ज़ाम में इतनी मेहनत देने को तैयार हूँ जो एग्ज़ाम डिमांड करता है। इसमें आपको मेहनत भी करनी होगी, आपको मेंटली स्टेबल भी रहना होगा और आपको अपने दूसरे साथियों की भी मदद करनी होगी। तो बहुत से पहलू हैं इस एग्ज़ाम की टेक्निक को लेकर, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने को लेकर, और वो अगर आप आपस में भी बैठ के डिस्कस करेंगे तो उससे भी नई नई चीज़ें इमर्ज होती हैं। तो ये मैं कुछ चीज़ें मैंने रितिका आप लोगों से शेयर की हैं। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप Right. बताएं। तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि हर एग्ज़ाम आपसे कुछ टेस्ट करती है। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका राइटिंग स्किल्स टेस्ट करती है। तो अगर हम बात करें आपके एक्सपर्टीज़ की, तो अगर किसी प्रियंका का ये क्वेश्चन है कि अगर आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना हो, तो क्या बेस्ट मैकेनिज्म होता है? आप अपनी एक्सपर्टीज़ में रहें या आप कोई ईज़ी पेपर चूज़ करें या आप कोई ट्रेंड के हिसाब से देखें सब्जेक्ट, क्या टेक्निक होती है चूज़ करने की? हमारे टाइम पर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करने हमारे होते थे, जिनको हम सेलेक्ट करते थे, और आज सिर्फ एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको लेना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया, पीएचडी किया, लेकिन मैंने जो यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम था उसमें एंथ्रोपोलॉजी लिया था। मैंने दूसरा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको चेंज कर लिया हिंदी लिटरेचर में। तो हिंदी लिटरेचर में भी मुझे बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो फिर मैंने उसको ज्योग्राफी में चेंज किया। और इसी बीच कुछ सब्जेक्ट्स के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने हिस्ट्री भी ट्राई किया, मैंने मैथमेटिक्स भी ट्राई किया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन हर एक कैंडिडेट को लेना होता है कि वो क्या ऑप्शनल है। इसके बारे में कोई सीधा ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर आप अपना ऑप्शनल चुनें, लेकिन ये देखना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये मायने रखती है। और दूसरा ये भी देखना कि आपके रिसोर्स किस सब्जेक्ट में इजीली अवेलेबल हैं। तीसरा इसमें कि ट्रेंड क्या है। चौथा कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। ये 3-4 पैरामीटर होते हैं। अब देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। मैंने पहली अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी की थी, मेरे दोनों ऑप्शनल तैयार थे, लेकिन कुछ मेरे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेरे जो सीनियर्स थे वो भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आजकल जो ट्रेंड है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा नहीं है, आप हिंदी का बहुत अच्छा ट्रेंड है, हिंदी लिटरेचर का। तो मैंने अपना ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर तैयार करना स्टार्ट कर दिया, वो भी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। प्रीलिम्स के रिजल्ट के और मेंस के बीच में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो मैंने बहुत मेहनत की, ज़रूरत से ज़्यादा मैंने मेहनत की, लेकिन मेरा जो परिणाम था वो बहुत अच्छा नहीं था। हिंदी लिटरेचर की वजह से मुझे मेंस में फेल होना पड़ा, और उसके बावजूद भी मैंने 1 साल तक हिंदी लिटरेचर को पढ़ा। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे खुद रियलाइज़ हुआ कि हम लिटरेचर को इतना नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। लिटरेचर एक बहुत वास्ट चीज़ होती है। हिंदी लैंग्वेज को का ज्ञान करना हाई लेवल का, वो भी एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिंपली कि मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं हिंदी लिटरेचर लेकर यूपीएससी नहीं कर सकता, बिकॉज यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, उसका एक सतर है, उस लेवल की मेरी हिंदी की जानकारी, हिंदी साहित्य की समझ, हिंदी लिखने की कला, मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए। तो जो मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन से रियलाइज किया कि अगर मैं दोबारा हिंदी लेता हूँ तो फिर वही परिणाम होगा। अब सेकंड टाइम पर
जब मैंने ऑप्शनल चेंज किया, जिस बार मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ, तो मैंने ज्योग्राफी लिया। ज्योग्राफी लिया मैंने कि ज्योग्राफी का ट्रेंड, लेकिन ज्योग्राफी की तैयारी के दौरान मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा। तो मैं जैसे ही मैंने मेंस दिया तो आई रियलाइज्ड कि मुझे ज्योग्राफी छोड़ देना चाहिए और मुझे हिस्ट्री लेना चाहिए। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री। इसी बीच में मेंस का रिजल्ट आ जाता है और मैं ज्योग्राफी के साथ मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। इधर से मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के रिजल्ट के बाद प्रीलिम्स होता है और फिर कुछ महीने बाद मेंस होता है। तो मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री के साथ तैयारी करूं, जो कि मुझे पढ़ने में इतना बोरिंग नहीं लगता था जितना ज्योग्राफी है, या मैं ज्योग्राफी के साथ नेक्स्ट एग्ज़ाम दूं जो जिसने कि मुझे मेंस क्वालिफाई करा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए, बट आई डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ज्योग्राफी। थर्ड अटैम्प्ट में ज्योग्राफी के साथ और एंथ्रोपोलॉजी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे एहसास हो गया था एग्ज़ाम देने के बाद कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मुझे 86th रैंक थर्ड अटैम्प्ट में मिला। मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं था, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई, मेरे लिए चैलेंजिंग रहा यूपीएससी की तैयारी के दौरान, लेकिन उसने मुझे रिजल्ट दिया। सो मच सो डैट कि जब मैंने फोर्थ अटैम्प्ट लिया, उस टाइम पर भी मैंने ज्योग्राफी लिया। उस टाइम भी मुझे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन उस बार फिर मैंने ज्योग्राफी लिया और मेरा रिजल्ट और भी बेटर हुआ। तो 43rd रैंक आया मेरा लास्ट अटैम्प्ट में, फोर्थ अटैम्प्ट में। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेरा डिसीजन, जो सबसे पहला डिसीजन था सोशियोलॉजी को छोड़कर एंथ्रोपोलॉजी लेने का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर हिंदी लेने का, या फिर हिंदी को छोड़कर ज्योग्राफी लेने का, सही था? या मैं सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्ज़ाम देता और मेरी तैयारी थी, मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। अब क्योंकि क्या होता उस सिचुएशन में, अब हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो हमें उनकी बातों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने डिसीजन हम चेंज कर लेते हैं, और कई बार हमें रिग्रेट होता है। तो डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आपको 2-3-4 सब्जेक्ट की प्रिलिमिनरी रीडिंग करके देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है, आप उसको इंटरेस्ट को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे केस में ज्योग्राफी के साथ मुझे हर बार 3 बार मैंने ज्योग्राफी के साथ मेंस दिया, तीनों बार क्वालिफाई हुआ और बेटर रिजल्ट आता चला गया, लेकिन मेरे लिए उसको तैयार करना उतना ही चैलेंजिंग रहा हर बार। तो मैं शॉर्टकट इस चीज़ में कोई नहीं देखता हूँ। आपको, अगर आपने मास्टर्स किसी प्रोग्राम में किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है, तो वो एक नेचुरल एंड लॉजिकल चॉइस बनता है, क्योंकि आपका उसमें राइटिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आप पेपर लिखते हैं, आप लिख के देखते हैं, तो मेरे हिसाब से लॉजिकल एक्सटेंशन वो बनती है। लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोगों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटीज़ के कुछ जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बेटर क्लिक कर सकें। राइट सर। धीरे धीरे एब्सोल्युटली सर। तो जैसा आपने बोला, बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने सब्जेक्ट्स को अपनी विल और अपनी मर्जी से चूज करना, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इवैल्यूएट करके। तो सर, हमें एक क्वेश्चन आया है पार्टिसिपेंट से कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपकी सीवी और आपकी प्रोफाइल कितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमें पता है इंटरव्यू हमारी पर्सनालिटी को टेस्ट और हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए बना होता है, पर आपकी सीवी और आपके जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं वो कितने मायने रखते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस में? मैंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। जो पहली बार था उसमें मेरी इंटरव्यू के दौरान मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और दूसरी बार दिया जिस बार मुझे 86 रैंक आया और आईपीएस मिला,
उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत हाई स्कोर मिला था। उन दिनों यूपीएससी का इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता था, मुझे 219 मिले थे, विच इज़ ए वेरी हाई स्कोर फ्रॉम दोज डेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती है, ये हमें समझना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो आपकी जो रीडिंग है वो वाइड भी होनी है और वो डीप में भी होनी है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडर भी होनी चाहिए और सही मायने में भी इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी यूपीएससी जो बोर्ड है वो आपकी नॉलेज तो टेस्ट नहीं करेगा, नॉलेज आपकी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, लेकिन आपके एटीट्यूड्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एम्पैथी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टेस्ट करेंगे। अब देखिए, भारत, मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी जो यूथ है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या वो किसी भी प्रोफेशन में जाता है, चाहे वो प्राइवेट प्रोफेशन में जाता है या जॉब में जाता है या किसी प्रोफेशन में जाता है, उसके लिए इस देश की जो का इतिहास है, इसकी जो संस्कृति है, हमारी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है और उसकी जो वैल्यू सिस्टम है और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, हमारी जो पॉलिटी है, डेमोक्रेसी है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको समझना सही मायने में बहुत ज़रूरी है। ये एक ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसी भी युवा को तैयार होने के, कि हमारा देश क्या है, हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारी डेमोक्रेसी की क्या रूपरेखा है, हमारे देश में किस किस तरह के लोग रहते हैं, क्या इश्यूज हैं हमारे देश के, जिस स्टेट में मैं आता हूँ वहाँ के क्या इश्यूज हैं, जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ वो सब्जेक्ट मुझे क्या सिखाता है। तो एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग और एक ब्रॉड विजन एक हमारा होना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे अनिवार्य है। उसके बाद बात आती है कि जो फर्दर निटी-ग्रिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इनसे रिलेटेड हमारे देश की पॉलिटी में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या इश्यूज हैं, उनकी समझ, उन पे रिफ्लेक्शन। तीसरा पॉइंट कि आई बिलोंग टू ए सिटी, आई बिलोंग टू ए टाउन, आई बिलोंग टू ए क्लास, आई बिलोंग टू ए विलेज। मेरी अपनी एक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को मुझे इंटैक्ट भी रखना है, बट एट द सेम टाइम मेरी जो सोच या विजन है वो उस पृष्ठभूमि तक लिमिट नहीं होनी है। आई एम एन इंडियन फर्स्ट, आई एम ए बिहारी आफ्टर दैट, आई एम ए हरियाणवी आफ्टर दैट। सो जो मेरा कंट्री है, मेरा विजन लार्ज विजन होना है। जब भी मैं मुझसे कोई सवाल करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, तो मेरे को देश के इश्यूज को पहले रख के, देश, हमारा देश क्या है, उसके फ्रेमवर्क में या उसके पर्सपेक्टिव से हमें उस प्रॉब्लम को समझना है या फ्रेम करना है। इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ या मैं किस स्टेट से आता हूँ, या इससे तो मेरे स्टेट को फ़ायदा नहीं होगा या इससे तो मेरे स्टेट को फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज ए पर्सन we have to grow and we have to be ambassador or icon, or not icon, we have to be true representative of this country, क्योंकि हम कल को बहुत सीनियर पोजीशंस पे काम करते हैं और हमारे लिए डे टू डे बेसिस पे इस तरह के इश्यूज आएंगे, इस तरह के प्रेशर्स भी आएंगे कि जहाँ पर हमारी प्रीमॉर्डियल लॉयल्टी हमें कुछ करने को कहेगी, हमारी कास्ट की बैकग्राउंड हमें कुछ करने को कहेगी, हमारी धर्म की बैकग्राउंड हमें कुछ करने को कहेगी, लेकिन नहीं, हमें उससे ऊपर उठ के एक नेशनल पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए। तो इंटरव्यू बोर्ड
ये देखेगा कि आपकी कमिटमेंट टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी क्या है, आपकी कमिटमेंट टुवर्ड योर कंट्री क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हिस्ट्री क्या है। ये चीज़ें वो बोर्ड देखने के साथ साथ जो फिर पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं कि आप बैलेंस्ड व्यू देते हो, आप एक ठहरी हुई पर्सनैलिटी हो, यानी एक जिसको कहते हैं कि आप में एक ठहराव भी है और आप में एक गहराई भी है। तो वो जो आप में एक सिंपैथी भी है और आप एक डिटरमिन्ड एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो समझ है इंसान में, वो पढ़ाई करके नहीं आ सकती है, वो आप एज ए पर्सनैलिटी ग्रो करते हैं। आपने कॉलेज में, स्कूल में, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उन सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल किया है, दे मेक यू, वो सारी की सारी आपको बनाती हैं। तो इसलिए सीवी एक पार्ट है, सीवी में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस वो देख लेंगे, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं जब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा उनको मायने रखता है। और इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आप लोग जो प्रत्याशी हम भी पूछते थे कि हॉबी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। वो हॉबी वाला जो क्वेश्चन है वो उस टाइम पे भी उतना ही मिस्टीरियस या आप समझें कि डिफ़िकल्ट था, वो उतना ही आज भी है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जब भी यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और हॉबी लिखते हैं, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या सही मायने में ये आपकी हॉबी है। क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे होते हैं, वो आपको इस पे अगर क्वेश्चन करेंगे और आप सही मायने में उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हैं और उस फील्ड की आपको नॉलेज भले ही हो, लेकिन वो समझ जाएंगे कि ये मैन्युफैक्चर्ड हॉबी है। तो हॉबी को मैन्युफैक्चर ना करें कि किसी ने कोई कुछ हॉबी दी है, उसको देख के मैं भी अपनी हॉबी अपने फॉर्म में भर देता हूँ, उस तरह की गलती ना करें। अब जो खासकर ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, वो उनकी तो बहुत हॉबीज़ होती हैं, वो बहुत खेलते हैं बचपन में, बहुत तरह के गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, और वो पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन यूपीएससी में वो बहुत रिकग्नाइज्ड हॉबीज़ नहीं है और वो हॉबी एज ए फील्ड भी बहुत डेवलप नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को एक डिसीजन लेना होता है कि मैं जो स्टैंडर्ड रिकग्नाइज्ड हॉबीज़ हैं उनके बारे में लिखूं। जैसे मैंने अपनी जो हॉबी लिखी थी वो ड्रामेटिक्स लिखी थी, ड्रामा लिखा था। तो वो मैंने इसलिए लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ स्ट्रीट प्लेज में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये डाउरी डेथ के ऊपर स्ट्रीट प्ले होता था चंडीगढ़ में। एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे मिस्टर चन्नी, वॉज ए सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो। तो डाउरी डेथ के ऊपर वो स्ट्रीट प्ले करते थे। एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई पार्टिसिपेटेड एंड आई appeared in 10 to 15 shows जो भी वो स्ट्रीट में हम करते थे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में करते थे। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट कि हिंदी ड्रामा क्या है, इंग्लिश ड्रामा क्या है। आई डेवलप सम इंटरेस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे इस फील्ड की नहीं थी। तो बट थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको एज ए हॉबी अपने यूपीएससी में डिक्लेयर किया था। लेकिन जो वहाँ पर लोग बैठे थे जिन्होंने इंटरव्यू किए, वो बहुत ही गहराई में जाके उन्होंने इंटरव्यू किया। और मैं ये कहूँगा कि
क्योंकि मैं बहुत रीडिंग करता रहा हूँ, बहुत रीडिंग करने की मेरी आदत थी, और मैं इसकी तैयारी भी उस हिसाब से कि हिंदी ड्रामा क्या है, इंग्लिश ड्रामा क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, स्टेज कैसे बनाया जाता है, लाइटिंग की क्या खासियत होती है, क्या टेक्निक्स हैं, और एक्ट क्या है, वन एक्ट क्या है, ब्रीफ ड्रामा क्या है, काफ़ी कुछ उसको जैसे कि एक आप एमफिल की थीसिस बनाते हैं उस तरह की एक तैयारी करके मैं गया था। तो फॉर्चुनेटली उन्होंने जो जो क्वेश्चन किए उनका मैं सही आंसर दे पाया। तो ये एक किस्मत भी, आप ये डेस्टिनी भी कह सकते हैं कि मेरी डेस्टिनी अच्छी थी कि मैं तैयारी इतनी गहराई में कर पाया, मैंने कर ली थी। और उन्होंने क्वेश्चन, आपको हैरानी होगी कि उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस थे वो ग्रीक ड्रामा पे किए थे, और वो भी बहुत पुराना, एंड आई वॉज एबल टू आंसर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो आपका कुछ ऑर्गेनिक कनेक्ट होना जरूरी है कि मेरी ये हॉबी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम उसको मैन्युफैक्चर कर दें। मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप ना तो उसकी इतनी गहराई से समझ पाएंगे ना, और वैसे भी जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको समझ जाएगा कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। खाली छोड़ना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि हॉबी को, हर इंसान की हॉबी होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो हॉबी के बारे में मैं कहूँगा कि आप लोगों को बहुत ही केयरफुल होके और एक अपना दिमाग अप्लाई करके ही मेंशन करना चाहिए। जी सर। तो सर, हम आपके इंटरव्यू के बारे में बात करें तो आपने सिंस मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिए हैं, तो कोई ऐसा ट्रेंड आपने नोटिस करा हो क्वेश्चंस में, या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम जो शायद आगे जाके इनमें से कोई एस्पिरेंट्स भी फेस करे? नहीं, इनमें से काफ़ी एस्पिरेंट फेस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार ही फेस करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो आपने जो पहले लेक्चर रिकॉर्ड करे हैं उनको ये एक दो तीन बार जरूर देखें अच्छे से। मैं उनसे सही मायने में ये सलाह देना चाहूँगा। देखिए, 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, और मेरी जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो सेकेंड टाइम की थी। और उसमें जो ब्रॉड पैरामीटर है, मैंने बताया कि इंटरव्यू बोर्ड आपको इंटरव्यू करेगा आपके सीवी से, नंबर 1। वो एक पैरामीटर है कि आपने पढ़ाई क्या की, आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की। आप यूपीएससी, आप मान लिया कि कोई प्रोफेशनल हैं या कोई दूसरे फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं, जैसे मैंने पीएचडी की थी या कर रहा था उन दिनों, तो मैं यूपीएससी में क्यों आना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही मायने में आप अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्यों आना चाहता हूँ। क्या मैं यूपीएससी आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैंने आईएएस का घर, बहुत बड़ा घर देखा है और उसके पास बहुत पावर होती है, या मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त या मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड कह रहा है कि तुम यूपीएससी कर लो, या मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है कि यूपीएससी कर लो, या मेरे घर में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, और मुझे लगा कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, और मैं खुद आके इस एग्ज़ाम में आईएएस बन के, आईपीएस बन के मैं जस्टिस अपना जो भी है लूँगा। आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं? सही मायने में आपको ये अपनी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा इसका जवाब। ये कहना कि जी इसमें देश सेवा की का बहुत मौका मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है एक्सपीरियंस काम करने की, उतने से बोर्ड कन्विंस नहीं होता है। वो तो सभी कहते हैं क्या, और उससे जरूरी है कि बोर्ड कन्विंस हो या ना हो, आपका कन्विंस होना जरूरी है कि आप क्यों इस एग्जाम में, या क्यों आप आईएएस बनना चाहते हैं। जब आप खुद कोई आंसर कर लेंगे तो जो इसका ऑफिशियल आंसर है या जो आपको यूपीएससी में देना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और वो जेन्युइननेस आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके दौरान झलकेगी। एक तो
ये इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, बार बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दूसरा है कि आपने पढ़ाई की, ये स्टैंडर्ड है, हर एक पूछता है, क्यूरियस होता है बोर्ड। अब जैसे मेरे केस में बहुत बोर्ड क्यूरियस था कि एक गांव के प्राइमरी स्कूल से चलकर और पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, आई वाज टॉपर। तो और बीच में डिस्टेंस मोड में मैंने अंडर ग्रेजुएशन की थी। तो बोर्ड वाज आल्सो क्यूरियस कि मुझे ये कैसे हुआ। 12th 10th में आई वाज इन द वेरी हाई इन द बोर्ड। उन दिनों बहुत हाई परसेंटेज थी और मेरा रैंक था बोर्ड में। और 12th में मेरा बहुत ही कम स्कोर हो गया। I had literally, scored very badly in class 12. फिर उधर से एक मैंने लिखा था कि आई गॉट स्कॉलरशिप इन 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो नेचुरली बोर्ड को उसमें इंटरेस्ट था, तो बोर्ड ने मेरे सीवी को स्टडी किया। आई बिलोंग टू फार्मिंग कम्युनिटी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी टॉप करना, फिर यूजीसी क्वालिफाई करना, पीएचडी करना। तो इट वाज वेरी इट वाज द काइंड ऑफ सीवी जिसमें वो जानना चाह रहे थे। तो एक तो सीवी का एस्पेक्ट है, आप उसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। दूसरा, उससे भी ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बहुत लोग हैं जिनका स्कोर अच्छा आता है, बहुत लोग हैं जो यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, जो आईआईटी टॉप करते हैं। हम तो बहुत एग्जाम में फेल भी हुए हैं, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी जो कमिटमेंट है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितनी है, कितनी गहराई से आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसमें आपका कितना फेथ है, उसको कितनी गहराई से समझते हैं। हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको आप कितने अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। क्या आप में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एम्पैथी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है। क्या आप में है, आप इनसेंसिटिव, एरोगेंट पर्सन तो नहीं हो। तो जो ये वैल्यूज हैं, कमिटमेंट्स हैं, दे ट्राई टू असेस दोस, एंड इट इज नॉट वेरी इजी थिंग फॉर बोर्ड ऑल्सो। हमें लगता है कि जी वहाँ पे उनको बहुत आसानी से पता लग जाता है, तो उनको भी इसलिए समझना पड़ता है। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस देंगे जहाँ पर आपको जजमेंट देना होगा, यानी एक डिसीजन देना होगा, कई बार एक स्टैंड लेना होगा। अब वो ये देखेंगे कि ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रीमोर्डियल लॉयल्टी से तो नहीं आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका इसलिए तो नहीं आ रहा स्टैंड कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, या आप किसी एक विचारधारा से इतने गहरे प्रभावित हो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कि आप उससे तो नहीं सारी दुनिया को देख रहे हैं। तो वो जो आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर वो सही मायने में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको टेस्ट करते हैं, और वो आंसर्स होते हैं। देखिए, जो फैक्चुअल, कई बार हमें इन चीज़ों की चिंता रहती है कि वो पूछेंगे कि आज के दिन जो हमारे देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कितने लाख मीट्रिक टन हो गया है। अब ऐसा नहीं पूछेंगे, वो पूछ भी लेंगे तो उसको वो एक नंबर ही देंगे। लेकिन अगर आपने कोई बहुत मेजर इश्यू के ऊपर अपना स्टैंड दिया जिससे कि बोर्ड सहमत नहीं है, वो भी विदाउट एनी रीजनिंग, बस जी आप तो अज्यूम करते हैं कि हमारे देश में फलानी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरा विश्वास है, आप अज्यूम करके चलते हैं। तो जहाँ पे आप उनसे डिफर करते हैं तो वहाँ भी एक थॉट प्रोसेस और एक रीजनिंग होना होता है। दूसरा, दे विल ऑल्सो लुक कि आर यू एमिनेबल टू लर्न न्यू थिंग्स। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत से हमारे एटीट्यूड्स हमारी नॉलेज को या हमारी लर्निंग कैपेसिटी को लिमिट करते हैं। क्या हमारे अंदर वो ताकत है कि उस चीज़ को ट्रांसेंड करके हम नई चीज़ें सीख लें, नया पर्सपेक्टिव सीख लें, या हम दूसरों की सुन लें? क्या आर वी ओपन टू द न्यू आइडियाज और डिफरेंट आइडियाज और क्रिटिसिज्म और डिसेंट? तो जो
इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको बहुत बहुत तरफ से गहराई से जाके आपको असेस करता है कि आपने उस दिन मॉर्निंग का न्यूज़पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने टाई लगाई या नहीं लगाई, आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। ये चीज़ें इतना मायने नहीं रखती, सही मायने में तो ये मायने रखती ही नहीं। लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन स्मार्ट होनी चाहिए। आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज को कोशिश करो कि आप और ज़्यादा अच्छी कर सको। ये एक ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। लेकिन जो दुनिया के प्रति नज़रिया है, दुनिया को या देश के प्रति या मुद्दों के प्रति जो नज़रिया है या आपका एटीट्यूड है, वो तो ऑलरेडी हमारा डेवलप हो चुका है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या कहीं हमारी सोच में, पर्सनैलिटी में कोई नैरो माइंडेडनेस या पेरोकियलिज्म या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। अगर हैं तो वो टाइम रहते हुए आपको चेंज करनी चाहिए। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं या जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, आप उनके इंटरव्यूज़ पढ़ें, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी बदलाव आता है। तो जो यूपीएससी आपको टेस्ट करेगा वो प्राइमरीली मैं समझता हूँ कि आपकी जो दुनिया के प्रति जो नज़रिया है, समस्याओं के प्रति जो नज़रिया है, और क्या आप डिसीजन ले सकते हैं, क्या आप स्ट्रेस में काम कर सकते हैं, क्या जब आपको चारों तरफ से बम्बार्ड किया जाएगा आप अपना बैलेंस लूज तो नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पर मेरी किसी स्टेटमेंट पर बोर्ड ने एकदम रिएक्ट किया, एक के बाद सारे मुझसे क्वेश्चन पूछने लग गए। तो मैं आई कम टू दैट प्रेशर, तो मुझे लगा कि बोर्ड ठीक कह रहा है, तो आई एग्री टू दैट। सो दैट वाज माय मिस्टेक। लेकिन हमारे टाइम पर जो एक अभाव हमें फील होता था वो मेंटरिंग का था, या इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, जिससे कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें सही माने में, जो जिस मटेरियल को हम बार बार रेफर कर सकें। कुछ इंटरव्यू आते थे जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या दूसरी मैगजीन्स होती थी, और मैं समझता हूँ कि वो उतने ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं थे या इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, या उनसे इतना ज़्यादा नहीं सीखा जा सकता था जो आज के दिन आपको कैंडिड कन्वर्सेशंस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, या जो संजय जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और रितिका आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो मेरा आपको कहने का ये भाव है कि हमें हमारी पर्सनैलिटी को रिफाइन करने का, हमारी सोच को रिफाइन करने का, कि हम सही माने में एक बैलेंस पर्सनैलिटी है, उस पे भी हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ के या बहुत हाई स्कोर लेके हम इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, या फॉर दैट मैटर किसी यूनिवर्सिटी में टॉप करके। एब्सोल्युटली सर। तो सर अब हम हमारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस पे जाते हैं। कई लोगों ने चैट बॉक्स में कुछ सवाल डाले। तो पूजा ने एक सवाल पूछा है। पूजा, अगर आप अनम्यूट करें और सर से अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून पूजा। मैं पूजा कुमारी हूँ, जेपी यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। मेरा सवाल है कि सर कि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट परसेंटेज तो बहुत कम रिजल्ट आता है, तो हिंदी मीडियम वालों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट आए? हमें मतलब कैसे क्या करना चाहिए ये हमको जानना है। सर लैंग्वेज कितना काम करता है, बोलता है लोग कि हिंदी माध्यम वालों को मतलब रिजल्ट ही नहीं होगा, बेकार में हिंदी माध्यम से पढ़ रही हो, इंग्लिश से करो। बिहार वालों के लिए इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस समय में क्या करने चाहिए, कैसे करें? पूजा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो हिंदी है वो
भी एक मेहनत मांगती है और उसमें भी एक हिंदी का सतर होना चाहिए। और अगर आपकी हिंदी अच्छी है, जो मैं समझता हूँ कि आप हिंदी मीडियम में हैं और आपकी हिंदी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आएगी। आप हिंदी मीडियम के साथ इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को हिंदी माध्यम से करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे। लेकिन जो बाकी स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने की, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या किसी दूसरी भाषा में हो, ब्रॉडली वो वही रहेगी कि आपको जो भी सिलेबस है उसके लिए आपको मटेरियल कलेक्ट करना होगा, आपको उस सिलेबस को समझना होगा, आपको एग्ज़ाम ये कैसे होता है उसको समझना होगा, टाइम लिमिट और जो वर्ड लिमिट है और राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसको करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो ये जो सारी जो टेक्टिक्स हैं जो दूसरे माध्यम के लोगों के लिए, इंग्लिश माध्यम के लोगों के लिए लागू होती हैं, वो आप पे भी लागू होती हैं। प्रोसेस वही है, स्ट्रेटजी वही है। आप कितना अच्छा, कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितने आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें अच्छा लिटरेचर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदी माध्यम से कोई डिसएडवांटेज एज सच है। बहुत लोग हैं, कई टॉपर भी हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम लेकर ही टॉप किया। जी सर। तो सर लैंग्वेज की बात करते हुए प्रियंका के पास एक सवाल है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। प्रियंका, अगर आप अनम्यूट करके सर से अपना सवाल पूछे तो। हेलो हेलो जी प्रियंका। हेलो यस प्रियंका। सर सुनाई दे रही है? हाँ हेलो सुनाई। हाँ जी हेलो प्रियंका, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से। हेलो जी हेलो प्रियंका, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ये मीडियम तो इंग्लिश है, बट जो हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में, तो क्या इंटरव्यू में हम इंग्लिश के बजाय हिंदी का यूज कर सकते हैं? देखिए, उसमें अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं प्रियंका? मैंने प्रियंका को अनम्यूट कर दीजिए। सर प्रियंका अभी वैसे कॉलेज की स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रही है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका कि अभी आप कॉलेज में हैं और सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, यस सर, आपकी आवाज़। हेलो मेरी आवाज़ आ रही है जी रितिका? सर। जी सर। अब मैं प्रियंका से ये कहना चाहूँगा कि प्रियंका, अभी आपको एग्ज़ाम देना है, अभी आपके पास समय है। आप समय रहते हुए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रही हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड में भी आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इंग्लिश में ही जवाब दें। तो मैं आपको दो चीज़ों की दो पॉइंट्स बताना चाहूँगा। एक तो ये कि आप टाइम रहते हुए बोलने की प्रैक्टिस करें। आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलें, थोड़ा सा तैयारी करके बोलें और धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो ये हेजिटेशन टाइम के साथ, और आप जितना ज़्यादा बोलेंगी उससे धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं इंग्लिश में, तो आप हिंदी भी बीच में बोल सकती हैं, हिंदी इंग्लिश मिलाकर भी बोल सकती हैं। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप एक लैंग्वेज पे स्टिक करें तो वो बेटर होगा। चाहे आप हिंदी पे करें, चाहे आप इंग्लिश पर करें। प्रेफरेबली आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे करें, क्योंकि अभी टाइम है और टाइम के साथ आप, ये तो छोटा सा चैलेंज है, इसको आप एज ए प्रेरिक्विजिट मान के चलें या चैलेंज मान के चलें, तो इसको आप ओवरकम कर सकती हैं। राइट सर। तो सर आपने मेंशन किया था कि स्ट्रैटेजी बनानी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है
कि अगर आप अपनी खुद की राइटिंग और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इससे रिलेटेड बलिराम कुमार के पास एक सवाल है। जो नोट्स होता है वो कैसे तैयार करें? ओके, आप जिस भी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल है सर। हेलो जी सर, ज्योग्राफी ऑप्शनल है। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ा सा वास्ट भी होना चाहिए और थोड़ी सी अच्छे से वो रीडिंग होनी चाहिए। तो उसमें ये कर सकते हैं कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं किताब का, या कोई आप आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें आप एक तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए उसको क्विकली पढ़ने की। आप जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइम में, उसी लिमिटेड टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो एक तो आपको पढ़ने की स्पीड बढ़ानी चाहिए, दूसरा आपको सेकंड रीडिंग सीरियसली करनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट है कि उसमें से जो की आइडिया है, जो इम्पोर्टेंट आइडिया है, या उसमें कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको एक या दो पैराग्राफ में अपने हाथ से वो किताब बंद करके बनाने चाहिए। कोई भी आर्टिकल है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कोई आर्टिकल आया फॉर इंस्टेंस, तो वो आर्टिकल तो होगा 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का होगा। आप उसको क्विकली ग्लांस करो, फिर उसको अच्छे से समझो सेकंड रीडिंग में, और फिर आप उसको 200 या 300 वर्ड्स में आप उसके नोट्स बनाओ कि ये एजुकेशन पॉलिसी, ये आर्टिकल है, वो इसका ये आर्गुमेंट है कि आने वाले इतने सालों में इससे देश को ये फ़ायदा होगा, और इसमें नई बात ये है। इसी तरह से आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, तो उस चैप्टर में जो मॉर्फोलॉजी का कोई चैप्टर है, तो उसमें देखें कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या लग रही है आपको, जो नई चीज़ है और जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे। क्योंकि रीडिंग के दौरान क्या होता है, जो थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी में, तो आपको रीडिंग के दौरान लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया है और आप इसको अब कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप 2 दिन बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि उस 2 दिन के दौरान आपने बहुत सी नई चीज़ें और पढ़ ली हैं और वो पुरानी हो गई है, और उसमें से जो डिफ़िकल्ट पार्ट था या कॉम्प्लेक्स आइडिया था आप भूल गए। तो इसलिए ये ना समझें कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करने के साथ साथ उस चैप्टर में या उस किताब में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट आइडिया क्या था, उसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स फैक्ट है, वो सारे अब्रीज्ड वर्जन में आप अपने हाथ से लिख लें। और जब उसी टॉपिक पर दूसरा कोई सोर्स से आप पढ़ते हैं या दूसरी जगह से कहीं से पढ़ते हैं या नेट से पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या नया आइडिया मिला जो आपके पुराने नोट में नहीं है, जो आपने अपने हाथ से बनाया है, और फिर उसमें पुराने वाले नोट में जो नया मटेरियल आपने पढ़ा है वहाँ से 2 आइडियाज़ मिले, तो वो 2 पुराने वाले में अपने हाथ से आप नोट कर लें। फिर तीसरा मटेरियल आपने तीसरे सोर्स से पढ़ा, उसमें एक बात नहीं मिली, तो जो आपका ओरिजिनल नोट बनाया था उसमें आप ऐड कर लो, और इनको आप रिवाइज भी करते रहो। रीडिंग का मायने सिर्फ रीडिंग नहीं होता है, उसमें आप कितना रिटेन करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, और रिटेन करने के लिए आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। तो रीडिंग, रिफ्लेक्शन, रिवीजन एंड रिटेंशन, एंड देन फाइनली प्रोडक्शन, कि आप पेपर में लिख के क्या आ रहे हो। पढ़ तो आपने बहुत लिया, 50 किताब पढ़ ली और बहुत से नोट्स बना लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम में जिस दिन अपीयर हुए, आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन आप कह नहीं पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ में क्या है, वो ये है कि आप उस एग्ज़ाम के टाइम के दौरान जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, क्या उनका आप आंसर जस्टिफाई कर पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो।
अगर आपको नहीं दे पाए तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई का कोई खास फायदा नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ गई, लेकिन एग्जाम नहीं आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो नॉलेज आपके पास आपके दिमाग में है उसको पेपर पे उतारना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। राइट सर, एब्सोल्युटली। तो सर ऋषभ के पास एक सवाल है प्रोफाइल से रिलेटेड। ऋषभ को अगर हम अनम्यूट कर दें। और यस ऋषभ। नमस्ते सर, मेरा नाम ऋषभ है और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रिपरेशन में बहुत वक्त लगता है, आपको कई बार रिवीजन करना पड़ता है, टेस्ट देते रहने पड़ते हैं। ऐसे में आपने कहा कि हम लोग को प्रोफाइल सुधारना चाहिए और मतलब हॉबीज़ और किताबें पढ़नी चाहिए। तो हेलो। हाँ जी, जी हाँ जी, ऋषभ। बोलिए, सुन रहा हूँ। यस प्लीज। सर मैं पूछ देती हूँ ऋषभ का सवाल। ऋषभ का सवाल है कि इतनी डाइवर्स चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं और हॉबीज़ की भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं एक तरह से, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं एज कॉलेज स्टूडेंट्स कि आप साइमल्टेनियसली अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करें, कि आप ये सब करते हुए, प्रेपरेशन करते हुए भी अपनी सीवी को एनहांस कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है। कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है और मैं ये समझता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जितना टाइम आप लोगों के पास होता है उतना बाद में कभी नहीं मिलेगा सर्विस में आने के बाद। तो टाइम की कोई कमी नहीं है। मैंने बताया कि उस टाइम को आपको यूज कैसे करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। इसलिए एक तो आप जो मेंटर्स के थ्रू या जो सीनियर लोग हैं या जो प्रोफेशनल हैं जो इस फील्ड में गाइड करने वाले लोग हैं, तो राइट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको रीडिंग की स्पीड भी इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी। आप में एक उस तरह की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने इस बुक को आधे घंटे ग्लांस कर लिया तो आपको एक आइडिया लग जाए कि किताब क्या है। फिर उसमें से देखना कि इसमें 12 चैप्टर हैं और इसमें से जो मेरा सिलेबस है उसकी रेलिवेंट, उसके लिए तो 2 या 3 ही रेलिवेंट हैं। तो वो 2 या 3 कौन से हैं? वी शुड बी एबल टू डिसर्न ये 2 या 3 या 4 मेरे जो सिलेबस से एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं, तो आप उस 4 पे कन्फाइन करें। फिर उसकी स्पीड रीडिंग करें। तो रीडिंग की प्रैक्टिस और रीडिंग की स्पीड को बढ़ाने से आप कम टाइम पर ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। इसलिए राइट सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल वो आप अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आप लाइब्रेरी में चले गए और लाइब्रेरी में देखा कि 1000 किताबें हैं और आप नंबर 1 से शुरू हो गए कि मेरे को 1000 ख़त्म कर देंगे। उससे नहीं होगा। आपको ये देखना है कि मेरे लिए रेलिवेंट कौन सी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पीड, रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए, राइटिंग की स्पीड बढ़ाइए। आप अपने बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने ऊपर ऐसे लिखिए आपकी बायोग्राफी क्या है, व्हाट इज रितिका टुडे और बलिराम कुमार आज तक की लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने किया है, क्या वो आगे करना चाहते हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, अब उनके ड्रीम्स क्या हैं, वो अपने अपने आप को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, वो डीएम बनना चाह रहे हैं तो क्यों बनना चाह रहे हैं। तो और उनकी ये इस जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज हैं उनके ऊपर एक व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट उनका क्यों है। क्या वो इसलिए है कि वो बिहार से हैं या वो इसलिए है कि वो बिहार से नहीं है। मेरा कहने का भाव ये है कि पर्सनैलिटी को ग्रो करना आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो अनकॉन्शियस प्रोसेस भी होता है। थोड़ा सा डेलिबरेटली रिफ्लेक्ट भी करते रहना चाहिए अपने आप पर, और अपने आप क्या हो उसके बारे में आपको लिखते भी रहना चाहिए। उससे भी आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे कि आपको किसी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं जो आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। कुछ ऐसी आपकी हॉबीज़ मिल जाएंगी जो आप करते रहें लेकिन आपको महसूस ही नहीं हुआ कि आपकी हॉबी हो सकती है। और एक्स्ट्रा स्किल्स आप ले सकते हैं जिससे आपका सीवी इम्प्रूव हो। कोई आप कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई ओपेड या जितने भी आज के दिन ऑनलाइन कोर्सेज हैं
आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स एक क्या, आप 15 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। आपको एग्जाम में भी उसका फ़ायदा होगा और आपके सीवी में भी वो चीज़ आएगी। आप कंप्यूटर के प्रोग्राम सीख सकते हैं, आप एक्सेल सीख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट करता हो। आप इवनिंग में टाइम होता है, आप 5 बजे तक बहुत हो गया पढ़ ली, अब 1 घंटा आप ग्राउंड में चले जाएं। तो टाइम की जो पॉसिटी है, मैं नहीं मानता कि टाइम की पॉसिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को इंडिया में है, क्योंकि Right. यहाँ पे उस तरह की डेडलाइंस का प्रेशर नहीं होता जो विदेशों की पढ़ाई में होता है। हमारे यहाँ तो 6 महीने में एग्जाम होते हैं या 3 महीने में होते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये संभव है कि आप अपने कॉलेज का एग्ज़ाम भी अच्छे से करें, आप एक्स्ट्रा स्किल भी सीख लें और आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर पाएँ और आप सोशली भी कनेक्ट रहें अपने यार दोस्तों के साथ, एक लार्जर कम्युनिटी के साथ भी। आप कोई वॉलंटियरिंग का भी काम कर सकते हैं। राइट सर। तो सर किसी ने चैट बॉक्स में स्टार्टिंग सेशन में एक सवाल करा था कि गवर्नमेंट, आप एक बार ऑफिसर बन गए उसके बाद आपको फाइनेंशियली या किसी और तरीके से आपकी फर्दर स्टडीज को सपोर्ट करती है क्या? लाइक यू वेंट टू हार्वर्ड इन 2015, आपकी ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद एज एन ऑफिसर, तो क्या गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है फाइनेंशियली या किसी और पॉसिबल तरीके से? सर्विसेज में आने के बाद आपको फर्दर अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है और प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, वो आपके लिए ज़रूरी भी है। वो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप प्रोफेशनली भी अपने आप को साउंड करें और आप पर्सनली भी ग्रो करें। और गवर्नमेंट सर्विसेज में, हायर सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मोर देन यू कैन इमेजिन। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पे ऑन जॉब भी आप बहुत कुछ आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। रिसोर्सेज आप ऑनलाइन भी कमी नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, भारत सरकार के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत हैं। स्टेट गवर्नमेंट आप जहाँ काम करेंगे वहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत हैं। और विदेशों में भी आप अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए जा सकते हैं। आप स्टडीज़ के लिए भी सबेटिकल ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी आपको इंकरेज करती है। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सिविल सर्वेंट्स करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि सभी को करना चाहिए। अपने प्रोफेशनली आपको अपने को लेटेस्ट आपकी फील्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में अपडेट रखना चाहिए। और आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर डिग्री करना पसंद है, तो आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। तो सर हम एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सर कई बार ऐसा होता है कि लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम दे देते हैं पर आईपीएस ऑफिसर बनने में हिचकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ड्यूटी के साथ एक रिस्क आता है अपनी लाइफ को और आपकी हेल्थ को। तो आप उनको, ऐसे लोगों को क्या वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन देना चाहेंगे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए? रितिका, जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। क्योंकि जनरली जो सिविल सर्विसेज हैं वो ब्रॉडली पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में आते हैं। हमें पब्लिक सर्विस करने का हर एक सर्विस में मौका मिलता है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आईपीएस है, फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवे सर्विस है, सिविल अकाउंट है, ऑडिटिंग अकाउंट है, कोई भी सर्विस है। हर एक सर्विस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपनी अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है या होने वाला होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारा आईएएस में सिलेक्शन हो, आईएएस में नहीं तो आईपीएस में हो जाए, फॉरेन सर्विस में हो जाए। तो हम हर कैंडिडेट प्रायोरिटी देता है। तो जनरली जो ऑफिसर्स हैं वो आईएएस की नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं और मेरी आईपीएस की नंबर 2 थी। लेकिन मेरे को इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि मुझे आईएएस मिला या आईपीएस मिला। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे पब्लिक सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ, सिविल सर्विसेज मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा बहुत अच्छा रैंक आया, मुझे आईपीएस मिला। आईपीएस में
ज्वाइन करने के बाद हर सर्विस की अपनी अलग ट्रेजेक्ट्री होती है, थोड़ा सा डिफरेंट है हर सर्विस का, उसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग होती है। फिर उसके बाद जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काम करने की अलग अलग विभागों में, थोड़ी सी अलग होती हैं। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल ग्रोथ के एवेन्यूज़ हैं वो भी थोड़ा सा अलग होते हैं। मॉनिटरीली जो या सैलरी वाइज जितनी भी क्लास 1 सर्विसेज है मोर और लेस सभी बराबर हैं, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कोई भी सर्विस, चाहे वो आईपीएस हो, को आईआरएस हो, आईएएस हो, उसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो ऑफिसर है उसका लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो सर्विस के प्रति क्या एटीट्यूड रखता है। उसको अपनी एक ट्रेजेक्ट्री बनानी होती है, उसको अपना एक, ये कहूँगा मैं कि एक रेपुटेशन बनानी होती है। और वो आप किसी भी सर्विस में जाएं, आपको 8-10 साल मेहनत करनी पड़ती है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। और मुझे आईपीएस में पर्सनल तौर पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे अच्छी से अच्छी असाइनमेंट मिली हैं जहाँ पे मुझे काम करने का बहुत मौका मिला, गरीबों की सेवा करने का बहुत मौका मिला। मुझे एक प्रोग्राम में काम करने का मौका मिला, परिवर्तन, जिसके जो पुलिस का प्रोग्राम था, जिसके माध्यम से हमने विमेन इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया और वो बहुत अप्रिशिएट भी हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी विमेन इश्यूज़ को पर सेंसिटाइज करने के लिए बहुत काम किया, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत काम किया। इसके अलावा मुझे भारत सरकार में भी जो सिविलियन विभाग हैं उसमें भी काम करने का मौका मिला। और अभी जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वो भी एक सिविलियन विभाग है, ये सिर्फ पुलिस विभाग नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सर्विसेज हैं ये, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप में जितना पोटेंशियल है, आप जितना ग्रो कर सकते हैं, आप जितना रियलाइज कर सकते हैं अपना पोटेंशियल, ये सारी सर्विसेज आपको अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हो। कुछ लोग आईएएस में आकर भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत चैलेंजिंग काम नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग दूसरी सर्विस में रहकर भी बहुत अच्छा प्रोफेशनली भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पब्लिक सर्विस को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और सेल्फ ग्रोथ भी करते हैं। तो उस लेवल पर ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस है कि आप आईएएस में हैं, आईपीएस में हैं, रेवेन्यू में हैं, या फॉरेन सर्विस में हैं, या रेलवे सर्विस में हैं, क्योंकि सारी सर्विसेज क्लास 1 सर्विसेज हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि एक स्टेज के बाद आईएएस में आपको थोड़ी सी बेटर रेवेन्यू मिले ग्रोथ का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए इस स्टेज पे वो चीज़ मायने रखती है या रखनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द कंपटीशन यू विल बी गेटिंग ए सर्विस विच यू डोंट नो कौन सी। तो आपके लिए ये मायने रखता है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट कैसे बनेंगे, उसके लिए आप अपने को तैयार करें, उसके चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करें, और सिर्फ इसका ग्लैमरस पार्ट ना देखें कि यहाँ पे बहुत ग्लैमर है, बहुत आपको काम भी करना पड़ता है और बहुत चैलेंजेस भी होते हैं और डिफिकल्ट टाइम्स भी होते हैं। Absolutely, sir. With this, we'd like to end the session, sir. Thank you so much for joining us. आपसे बात करके आई एम श्योर यहाँ पे कई लोग होंगे जो एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, बट आपसे बात करने के बाद आई एम श्योर वो लोग एक्चुअल सिविल सर्वेंट्स भी बन सकेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने उन्हें, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ, उन्हें इतनी ट्रिक्स बताई एग्ज़ाम क्लियर करने की और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लाने की। एंड आपने बहुत लोगों को आपकी जर्नी के साथ इंस्पायर करा है आगे एजुकेशन परस्यू करने का, इवन आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर। So thank you so much, sir, for joining us. If you'd like to say something, and with your permission, we would also like to upload this video on YouTube, ताकि जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए या जिन्होंने हमारे साथ रजिस्टर नहीं करा वो भी लोग ये देख सके। थैंक यू रितिका, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा
आपसे बात करके और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करके मैंने शायद मेरा ये पहला ऐसा इंटरेक्शन रहा होगा। मैंने आज तक इस तरह से इंटरेक्शन किया नहीं स्टूडेंट्स के साथ, और इसके लिए मैं एट जस्टिस का, संजय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे जो आपकी ये मूवमेंट है इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you very much.